Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic from third unit, magnetic effects of current and magnetism of first chapter, magnetic field due to current. And our today's topic is application of Biot-Savart's law. हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि बायोट-सावर्ट्स लॉ एक मेथड है जिसकी वजह से हम कोई भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। ओस्टन ने हमें सिर्फ ये बताया था कि कहीं पे करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। बायोट-सावर्ट्स ने हमें एक मेथड प्रोवाइड किया कि हम कैसे कितनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसकी डिसएडवांटेज थी, स्मॉल एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल था। इसका मतलब हम लार्ज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, स्मॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट हमें पता है ऐसे स्मॉल स्मॉल को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ऐड कर दें, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है कंप्लीट स्ट्रक्चर की वजह से, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो, चाहे रिंग हो, चाहे किसी के एक्सिस पे हो। तो हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन हाज वो यही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। ध्यान रखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स काफी इंटरेस्टिंग है और काफी बार पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट यानी वायर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। फाइनाइट भी हम बाद में मान सकते हैं, लेकिन अभी इनफाइनाइट के लिए देख रहे हैं। इसलिए मैंने एक वायर लिया है कंप्लीट, इसके दोनों एंड इनफाइनाइट पे, इसलिए इसको भी डॉटेड पोर्शन से और अपवर्ड में भी डॉटेड पोर्शन से रिप्रेजेंट किया है। इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। करंट हम मान लेते हैं कि इस वायर में जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट। क्लियर हुआ? इनफाइनाइट लॉन्ग होगा वायर, स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सीधा होगा, स्ट्रेट, एंड करंट भी होगा। तो इसमें कुछ करंट भी जा रहा आई, जो करंट कैरी करेगा उस वायर में, क्योंकि हमें बेसिक पता है करंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमें इस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कितनी आएगी, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन पर्पस के लिए, या हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। अब ये वायर है, हमें एक पॉइंट दिया गया, सपोज करते हैं ये पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है। इस P पॉइंट पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई किया। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ के लिए क्या होगा, एक स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा आपको। मैंने स्मॉल एलिमेंट माना, ये करंट एलिमेंट था, कितना मानते थे इसको, IDL। अब ये तो क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसकी डायरेक्शन क्या बताई थी, टेंजेंट एट DL लेंथ, स्मॉल लेंथ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे अगर वेक्टर देखेंगे तो ये इसी की डायरेक्शन होगी, सेम करंट एलिमेंट की। इस P पॉइंट से, जहां से हम स्मॉल एलिमेंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं हम, इस स्मॉल एलिमेंट को A नाम दे देते हैं थोड़ी देर। ये A पॉइंट है स्मॉल एलिमेंट। इस A पॉइंट से और P पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो यहां से ये डिस्टेंस, ये हमारे पास में था पोजीशन वेक्टर, कि जिस एलिमेंट से और जिस पोजीशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एलिमेंट से स्टार्ट होगी डायरेक्शन, और जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे एंड होगी। दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये एंगल कितना था, थीटा। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू small element, small current element is। अब स्मॉल एलिमेंट आप कंसिडर कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी आएगी, स्मॉल आएगी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं, बाकी हम आगे देख लेंगे डायरेक्शंस के बारे में। तो स्मॉल एलिमेंट था, इसकी वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी। और फॉर्मूला क्या था बायोट-सावर्ट्स लॉ का, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ध्यान से देखेंगे, इसके सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस के। IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं, बायोट-सावर्ट्स लॉ था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, आगे यूज करेंगे इसका। अब यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूं स्मॉल एलिमेंट को हम आगे ले जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्शन को मानेंगे तो कंप्लीट हमें पता लग जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, जब आप इस एलिमेंट को थोड़ा आगे ले जाओगे तो यहां से जो डिस्टेंस होगी R वो चेंज होगा, इसका मतलब R वेरिएबल है। दूसरा पॉइंट, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे स्मॉल स्मॉल लेंथ को आप ऐड करते हुए जाओगे तो लेंथ जो होगी वो इंक्रीज होते जाएगी,
तो डीएल भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। थर्ड पॉइंट थीटा, जब हम यहां से और मैं पॉइंट यहां पे मान लेता तो यहां से जो एंगल बनेगा इस पी पॉइंट का वो डिफरेंट बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा भी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि चलो हमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड तो पता है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल के थ्रू अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन होना थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं कि इन एलिमेंट को या तो ऐसी टर्म्स में, इन वेरिएबल को ऐसे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें जो या तो कांस्टेंट रहे या एक ही पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे इन एलिमेंट को, डीएल को, थीटा को और आर को ऐसे वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जो या तो कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा इन सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल रहेगा उसका। तो सिंगल वेरिएबल के थ्रू इंटीग्रेट करना हमें क्या मिलेगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है ताकि हम इंटीग्रेशन आगे कर सके। यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पी पॉइंट कहीं ना कहीं तो होगा, इनफाइनाइट वायर है, तो इस पी पॉइंट से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ कर दिया कि परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमने कितनी मान ली, ए मान ली। कितनी मानी, ए डिस्टेंस। ध्यान रखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब ये एलिमेंट यहाँ पे होगा तो ये डिस्टेंस वेरिएबल है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब भी उतना ही आएगा। ये एलिमेंट यहाँ पे होता तो ये डिस्टेंस आर वेरिएबल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेम। इसका मतलब एक परपेंडिकुलर है वो फिक्स्ड होगा। दूसरा, ये जो आपने स्मॉल एलिमेंट मान रखा है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसका नाम मैं देता हूं ओ। तो यहाँ ओ पॉइंट से और जो स्मॉल एलिमेंट था वहां तक के जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली हमने, एल मान ली। और एक एंगल मानना, अब की बार एंगल यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच में नहीं है, यहाँ पे कहां से है, जो पोजीशन वेक्टर था और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे ये जो एंगल होगा उसको हमने कितना मान लिया, फाई मान लिया। कितना एंगल है, फाई। तो अब हमारे सामने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक जो पॉइंट था जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था वहां से जो एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस एल है, और एक एंगल है जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट से और जो पोजीशन वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वेरिएबल हम फिक्स करेंगे, अभी देखो डिस्कस करते हैं। हमने ट्रायंगल कंसीडर की, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी है, ओ ए, एलिमेंट वाला ए था और पी था। इन ट्रायंगल ओ ए पी, यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है, एक ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये लाइन, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, तो एक एंगल तो बन गया 90, तो बाकी दो का सम कितना होगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। अब यहां से अगर देखा जाए तो मुझे थीटा को रिप्लेस करना है, तो मैंने थीटा इज इक्वल टू लिखा 90 और फाई इधर जाएगा तो -5, लेकिन मुझे थीटा नहीं चाहिए, किसको रिप्लेस करना है, साइन थीटा को। तो मैंने दोनों साइड साइन लिया, सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस में 5। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 5 कितना होता है, कोस। तो सो हम यहां पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 5। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका मतलब एक वेरिएबल थीटा को तो हमने चेंज कर दिया किसमें, फाई में, एक वेरिएबल में, यानी ए तो सभी के लिए कांस्टेंट होगा। दूसरा हम किस में कन्वर्ट कर लें, इसको फाई में कन्वर्ट कर लें, तो एक वेरिएबल फिक्स हो गया, एक वेरिएबल फाई के रेस्पेक्ट में हम लास्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, देखेंगे लास्ट में। तो साइन थीटा को हम कितना लिख देंगे बाद में, कोस फाई। ऐसे ही इसी ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो और भी वेरिएबल्स हैं। ट्रायंगल ओ ए पी, इसी ट्रायंगल में कोई अलग करने की जरूरत नहीं, इसी ट्रायंगल में। अब दूसरा हमें किसको रिप्लेस करना था, आर को। आर है यहाँ पे, क्योंकि ये तो चेंज होगा, एलिमेंट नीचे होगा तो अलग डिस्टेंस आएगा, तो इस आर को रिप्लेस करना है किसके टर्म्स में, या तो ए आए या फाई आए। ए तो सभी के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे बेस
और ये क्या पता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है? तो मैं इसको अगर एंगल मानूं तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कोस फाई इज इक्वल टू, कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, इसको फाई मानेंगे तो a, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना था, r मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हमें तो r चाहिए, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन में कोस फाई। इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी r की जगह वहां पे r स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी हम r स्क्वायर लिख देंगे। आप इसको लिख सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड। तीन इक्वेशन, यानी r को भी रिप्लेस कर दिया, किस किस में रिप्लेस हुआ, a जो कांस्टेंट रहेगा, फाई था, फाई में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब r को भी हमने कुछ ऐसे पैरामीटर में कन्वर्ट कर दिया जो या तो कांस्टेंट थे या जो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हुए। अब एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास में, और वो क्या है, dl यानी लेंथ। लेंथ इस सेंटर से और यहाँ एलिमेंट तक की कितनी थी, l थी। इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAP, इसी सेम ट्रायंगल में अब मुझे परपेंडिकुलर लेंथ है और दूसरा क्या चाहिए, बेस की टर्म्स में। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस हम इसमें क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे, क्योंकि ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है, इसलिए वेरिएबल को फिक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो ट्रायंगल OAP इज इक्वल टू टेंजेंट फाई, और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें अगर एंगल ये मान रहे हैं तो इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर L, और बेस कितना था, A था। तो यहां पे अगर देखा जाए तो L इज इक्वल टू, सो L इज इक्वल टू A इंटू में टेंजेंट फाई। अब फिर से एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, कि यहाँ पे तो कंप्लीट लेंथ है, ऐसे यहां से ऐड करना स्टार्ट करें और यहां तक ऐड करते जाए तो ये कंप्लीट लेंथ है, बट हमें क्या चाहिए, स्मॉल लेंथ। इसका स्मॉल, अब कोई लार्ज वैल्यू है और उससे हमें स्मॉल वैल्यू चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें, अगर ये लेंथ यहां तक होती तो ये एंगल जो फाई बनता वो अलग बनता, यहां पे होता ये लेंथ तो यहां से फाई की वैल्यू अलग होती। इसका मतलब ए में तो कोई डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस किस में आता, फाई में। तो इसका मतलब हम एल को फाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट L विद रेस्पेक्ट टू फाई, विद रेस्पेक्ट टू फाई। तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो dl अपॉन में d फाई इज इक्वल टू a, और टेंजेंट का आपको बता दूं डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे टेंजेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर फाई। ठीक है, याद रख लेंगे, यहीं पे एक डेरिवेशन में यूज होता है ये टेंजेंट का। तो टेंजेंट का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर फाई, फाई के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता था, तो यहाँ पे a कांस्टेंट था, बाहर टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर फाई, बट हमें तो dl चाहिए। सो मैंने इस dl को लिखा, ये d फाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई। इक्वेशन नंबर 4। यहां तक अभी इंटीग्रेट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ वेरिएबल्स को कन्वर्ट किया, इसमें जो वेरिएबल थे थीटा कर दिया, dl को कर दिया, r को कर दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। कुछ भी नहीं कर रहे, हमने जो वेरिएबल में कन्वर्ट किया साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में, थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, फोर्थ की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे। सो स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I, करंट सेम है I, dl की वैल्यू कितनी है, a सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई। ठीक है, dl की जगह लिख दिया, साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे, कोस फाई, यहां पे कोस फाई, अपॉन में r स्क्वायर है, बट हमने यहां पे r कैलकुलेट किया, तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, यहां से लिखें तो dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I, यहां पे a परपेंडिकुलर डिस्टेंस था,
ये ए स्क्वायर था। कोस स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो कहां पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, सीकेंट। तो कोस का रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर के साथ में क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर। तो इसको सेम लिख रहा हूँ, ए सीकेंट स्क्वायर फाइव कोस फाइव एंड डी फाइव। स्मॉल एलिमेंट जो था वो बाद में लिख दिया, बस इतना। यहाँ पे ए स्क्वायर था और 1 कोस स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर। ये ही पॉइंट था, ध्यान रखेंगे। कोस स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, मैंने इसको सीकेंट स्क्वायर लिख दिया, तो किसके साथ आएगा, ए स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर फाइव से सीकेंट स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक ए स्क्वायर था, एक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, और यहाँ पे ओनली क्या बचा, कोस फाइव एंड डी फाइव। ये पॉइंट था टर्निंग पॉइंट। इसको अगर ध्यान से देखें तो अभी तक डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ही आएगी। इस स्मॉल की वजह से इस स्मॉल में डिफरेंस क्या है, वहां पे 3 वेरिएबल थे और यहाँ पे करंट सेम रहेगा सभी में, चाहे आप कोई भी एलिमेंट लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे एक आ गया, क्या था, फाइव। जब हम यहाँ पे होंगे तो फाइव की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे होंगे तो फाइव अलग, यहाँ पे होंगे तो फाइव अलग। इसका मतलब परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे उससे एंगल देखना है साइड का। अब मुझे इनफाइनाइट लेंथ थी, तो इनफाइनाइट लेंथ में ध्यान से देखेंगे इस टर्म को। एक पॉइंट मैंने इस एंड से लिया है, यहां से पी पॉइंट पे, क्योंकि मुझे तो कंप्लीट वायर को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसके लोअर एंड से स्टार्ट करूंगा और कहां पे आऊंगा, जो मिड पॉइंट होगा, यानी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा। तो इसका मतलब यहां से लोअर एंड से और इस पॉइंट तक आएंगे, तो ये टर्म्स क्या कहलाएगी, माइनस में 5 1। इंटीग्रेट करूंगा, अभी तक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड थी, इनफाइनाइट लेंथ था, तो लोअर एंड से और जहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वहां से आएंगे, तो इसकी रोटेशन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। और क्लॉकवाइज में एंगल को क्या लिखते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे -5। लोअर एंड से ओ पॉइंट तक आ गई, इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऊपर वाला 5 भी चेंज होगा। तो ऊपर वाले में कहां से आना आपको, जो अपर एंड होगा इनफाइनाइट का, वहां से कहां तक आना है, इसी पॉइंट तक, ओ पॉइंट तक। और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, 5 2। लोअर एंड जो था वो 5 1 से ओ पॉइंट तक था, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो अपर एंड से और मिड पॉइंट तक, दोनों में एंगल कंप्लीट हो गया। इसका मतलब लोअर एंड और अपर एंड दोनों क्या हो गए, यहाँ पे कंप्लीट आ गए। इसका मतलब हमने पूरे वायर को कवर कर लिया, पूरे वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटीग्रेशन। सिंपल क्या करना, आपको इंटीग्रेट करना है ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज को। तो क्या लिखेंगे, D इज इक्वल टू, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में a कोस फाइव डी फाइव। लिमिट कहां से स्टार्ट करते हैं, लोअर लिमिट, लोअर एंड से और इसके ओ पॉइंट तक जाएंगे तो एंगल कितना है, माइनस में 5 1। और वापस इसको कंप्लीट करना है तो अपर एंड से मिड पॉइंट तक आपको आना है, एंड से और इसके परपेंडिकुलर तक। तो इसलिए अपर एंड से इस पॉइंट तक आएंगे, लोअर एंड से इस पॉइंट तक आएंगे। तो यहाँ पे लोअर लिमिट -5 1 और अपर लिमिट 5 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर इंटीग्रेशन से करंट भी सेम था, बाहर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप यहाँ पे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम यहाँ पे होगा तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए भी कांस्टेंट था। तो मैंने यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होता है कोस फाइव का, वो क्या होता है, साइन फाइव, इंटीग्रेशन साइन फाइव। लिमिट पुट करेंगे, माइनस में 5 1 और ये 5 2 अपर लिमिट। इंटीग्रेशन किया है, कोस फाइव का कितना होगा, साइन फाइव। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, और यहाँ पे अपर लिमिट साइन 5 2 माइनस में लोअर लिमिट साइन माइनस में 5 1। अब साइन
माइनस में थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो इस एंगल का जब नेगेटिव साइन हम बाहर करेंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अपर लिमिट माइनस, माइनस पहले भी था और इसके एंगल को चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूला बन गया जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का पॉइंट था। और ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, यहाँ पे मिड पे लिख देता हूं, P इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में A साइन फाई 1 प्लस में फाई 2, क्योंकि एडिशन में थे, आगे पीछे आप लिख सकते हो। ये इनफाइनाइट जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर था उसका डेरिवेशन का रिजल्ट आया। म्यू नोट अपॉन 4 पाई पता था, वायर में कितना करंट होगा वो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी ज्यादा दूर होगी, ये पी पॉइंट इतना ज्यादा दूर होता है इस वायर से, तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, कम होती। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एंगल का है, तो एंगल का कंसेप्ट अगर देखें तो हमें जो पॉइंट दिया गया उसके परपेंडिकुलर से अपर एंड और लोअर एंड के बीच में एंगल देखना है कितना कितना आएगा और उन्हीं को ऐड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काफी हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। कुछ नहीं है, करंट अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखेंगे, अब लेंथ वगैरह से कोई मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फिक्स रहेगी, और एंगल देखना उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और अपर एंड के बीच में जो एंगल है वो फाई 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लोअर एंड के बीच में जो एंगल होगा वो फाई। क्लियर हुआ? तो ये डेरिवेशन था। इसका एक स्पेशल केस और देखते हैं कि हमसे कई बार स्पेशल केस पूछ लिया जाता है। स्पेशल केस में क्या पूछेगा, अगर इनफाइनाइट है तो मिड पॉइंट होता तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती, ठीक है। अगर मिड पॉइंट पे होता कितना होता है, एंड पे होता तो कितना होता है, ये पी पॉइंट में कह दूं इनफाइनाइट के एक एंड पे है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मिड पे है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसी फॉर्मूला को याद रखना, सेम रिजल्ट है, इसी से एग्जांपल से देखेंगे। स्पेशल केस, फर्स्ट P is at मिड पॉइंट, इनफाइनाइट ही है लॉन्ग, ठीक है, और ये इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग एक दिखा देता हूं आपको छोटा सा डायग्राम। ये P पॉइंट है और ये P पॉइंट इस इनफाइनाइट लॉन्ग के मिड पे है, हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इनफाइनाइट पे जाओगे तो इनफाइनाइट लेंथ है, यानी कि ये पॉइंट बहुत नीचे तक होगा, तो ऐसे ऐसे अगर जाते जाएंगे हम तो इसका मतलब लगभग ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि तो इनफाइनाइट है। और ऊपर भी इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये एंगल लगभग उस पॉइंट तक मीट करवाएंगे तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब फाई 1 भी 90 डिग्री होता है और फाई 2 भी कितना होता है, 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे, अगर पी पॉइंट मिड पे है तो दोनों फाई 1 इज इक्वल टू 90 एंड फाई 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 90। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो म्यू नोट सेम रहेगा अपॉन में 4 पाई, करंट इसमें कुछ जा रहा होगा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। यहाँ पे लिखूं तो साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि दोनों एंगल कितने होंगे, 90 साइन 90 1 होता है, 1 प्लस में 1 2 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में ए, ये टर्म्स मिड पॉइंट पे। सेकंड केस, अगर एंड पे हो तो पॉइंट पी इज एट एंड, एक एंड पे हो, जैसे अब के बार में डॉटेड पोर्शन नीचे लगा है और बी पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, बिल्कुल इसके एंड पे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका अपर एंड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों सेम लाइन है, अपर एंड से और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक आएंगे तो कितना एंगल होगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे फाई 2 जो है वो 0 होगा, और अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे फाई 1 जो होगा वो 90। किसी के माइंड में ये आ रहा होगा सर ये लोअर एंड पे होता तो वहां पे फाई 1 0 हो जाता, फाई 2 कितना हो जाता, 90, यानी एक एंगल 90 होगा और एक एंगल 0 होगा अगर पॉइंट P जो है वो इनफाइनाइट वायर के एंड पे है। तो फॉर्मूला हम पुट करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, ये एंड पे था मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट, I
अपॉन में a, और यहाँ पे एक एंगल साइन 90 और एक एंगल 0 साइन 0। तो इसका मतलब कितना हुआ, साइन 0 0 साइन 90 1, 1 प्लस 0 1 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में a। अब यहां से थोड़ा एनालिसिस आपको पता चल रहा है, अगर इनफाइनाइट वायर है उसके मिड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितनी है, इस रिजल्ट से अगर सेम करंट जा रहा है सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I अपॉन ए है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, ट्वाइस। इसका मतलब मिड में जो होगी मैग्नेटिक फील्ड वो डबल होगी, किससे, अगर आप वायर के एंड पे हो तो। एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, हाफ होती है, किससे, मिड पॉइंट से। मिड पे अगर 2 टेस्ला है तो एंड पे कितनी होगी, 1 टेस्ला होगी। ये आपके स्पेशल केसेस थे। फाइनाइट लेंथ का भी हो सकता है, उसमें हम फाइनाइट लेंथ का एक न्यूमेरिकल में देख लेंगे कितना आता है। तो ये एक डेरिवेशन था, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी है। अदरवाइज ये रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना ही रखना है, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो उसमें काफी काम आए। थैंक यू।